आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 7 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जीएसटी काउंसिल की बैठक की तारीख तय, रेवेन्यू बढ़ाने समेत इन 3 बड़े मुद्दों पर होगी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक की तारीख तय हो गई है। बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें 3 बड़े मुद्दों पर फैसला होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो बैठक में राज्यों को जीएसटी की भरपाई के लिए बाजार से लोन लेने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर लगने वाली लेट फीस को माफ करने पर भी चर्चा हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरा मुद्दा केंद्र सरकार को टैक्स से होने वाली आय का है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि बैठक में महामारी के कारण केंद्र और राज्यों के राजस्व पर पड़ने वाले असर और इसकी भरपाई पर बातचीत होगी। टैक्स न आने और रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने से सरकार ने अप्रैल और मई के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जीएसटी सभी की जिंदगी पर कहीं डायरेक्ट तो कहीं इनडायरेक्ट तौर पर असर डालता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जल्द परिचालन के लिए तैयार है दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी ने दिए हैं संकेत। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो का परिचालन जल्द शुरू करने की जरूरत महसूस की जा रही है। सोशल नेटवर्क के माध्यम से लोग दिल्ली मेट्रो रेल निगम से यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि मेट्रो की सेवा कब से शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो परिचालन के लिए तैयार भी है और सभी कर्मचारी ड्यूटी पर भी पहुंचने लगे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं डीएमआरसी ने एक बार फिर से संकेत दिया है कि वह परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। उसे सिर्फ केंद्र सरकार से स्वीकृति का इंतजार है। डीएमआरसी ने एक अन्य ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बस 6 फीट की दूरी रखेंगे। इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में महामारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से मेट्रो के परिचालन को अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मेट्रो का परिचालन जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए? कमेंट कीजिए और हमें बताइए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केंद्र लागू करने जा रहा है पबजी गेम पर सेफ गार्ड, खेलने के घंटे होंगे तय, हाई कोर्ट में दिया है जवाब। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर पबजी से होने वाले नुकसान पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार गेम पर सेफ गार्ड लागू कर रही है। इस बात की जानकारी केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त निदेशक धवल गुप्ता ने अपने जवाब में दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जवाब में बताया गया है कि बच्चों पर पबजी के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए इसी माह से सरकार गेम पर सेफ गार्ड लागू कर रही है। बच्चे एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा यह गेम नहीं खेल सकेंगे तथा परिजनों के मोबाइल पर गेम खेलने का ओटीपी जाएगा। गेम खेलने के 2 और 3 घंटे के बाद कुछ अंतराल भी जरूरी होगा। ऐसे ही वयस्क लोगों के लिए भी कुछ नियम तय किए जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पबजी के लिए सेफ गार्ड लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि एक दिन में देश में सबसे ज्यादा करीबन 10,000 मामले, 294 लोगों ने तोड़े दम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में महामारी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश के अंदर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों के अंदर देश में करीबन 10,000 मामले सामने आए हैं। इस दौरान करीबन 300 लोगों ने दम तोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में महामारी के 9,887 मामले सामने आए। इस दौरान देश में 294 लोगों ने दम तोड़ दिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी के अब तक 2,36,000 से भी अधिक मामले सामने आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में दम तोड़ने वालों का आंकड़ा बढ़कर 6,642 तक पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 1,15,942 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,14,073 मरीज ठीक हो चुके हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हुआ और भी आसान, घर बैठे होगी कमाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो अब ना तो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की शाखा तक जाने की जरूरत है और न ही ऑनलाइन लॉगिन करने की। अब पेटीएम मनी ऐप की मदद से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। पेटीएम मनी ऐप की मदद से आप निवेश करने के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस सुविधा के लिए आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप सीधे तौर पर
खुद ही म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से कोई कमीशन या फीस नहीं देनी होगी और सीधे म्यूचुअल फंड खरीदने से 1% ज्यादा रिटर्न मिलता है। इस तरह आपको पेटीएम मनी से म्यूचुअल फंड में निवेश करने से काफी फायदा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि पेटीएम मनी पर आपको 25 बड़ी कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलेगा। इनमें HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, SBI और रिलायंस जैसी कंपनियां शामिल हैं। पेटीएम मनी यूजर्स कुछ स्कीम में 100 रुपए के साथ एक मुश्त या सिप के माध्यम से निवेश शुरू कर सकते हैं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आम लोग 11 जून से कर पाएंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन। हर घंटे केवल 500 लोगों को मिलेगी अनुमति। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन के बाद 8 जून से धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। तिरुपति बालाजी में भी यह तैयारी जोरों पर है। सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक 8 जून से तिरुपति बालाजी मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर 20 मार्च से बंद है। जी दोस्तों आपको बता दें कि 8 से 10 जून तक मंदिर के कर्मचारियों और उनके परिवार ही दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें भी ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुक करना होगा। 11 जून से सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक मंदिर में आम लोग दर्शन कर पाएंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिशा निर्देशों के मुताबिक एक दिन में केवल 6000 लोगों के दर्शन हो सकेंगे। हर घंटे में केवल 500 लोगों को अनुमति मिल पाएगी। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएम केजरीवाल का आदेश, किसी भी मरीज के इलाज से इनकार नहीं कर सकते अस्पताल। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहर के कुछ निजी अस्पतालों पर बेड की कालाबाजारी का आरोप लगाया। इसके साथ ही यह आदेश भी जारी कर दिया कि किसी भी महामारी के संदिग्ध मरीज का इलाज करने से कोई अस्पताल इनकार नहीं कर सकता। जी दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि हमें ये सुनने में आया है कि किसी मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और उसका महामारी टेस्ट नहीं हुआ होता है तो अस्पताल उसे लेने से इनकार कर देते हैं। अस्पताल कहते हैं कि पहले टेस्ट करा कर आओ। इस पर केजरीवाल ने पूछा कि वो कहां से टेस्ट कराएगा, अस्पताल ही तो उसका टेस्ट करेंगे। केजरीवाल ने अस्पतालों को आदेश जारी किया कि पहले आप उन्हें भर्ती कीजिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए और बाद में उसका टेस्ट करवाइए। अगर वह पॉजिटिव निकलते हैं तो उनका महामारी मरीजों की तरफ पूरा इलाज करें। उन्होंने कहा कि कोई भी अस्पताल महामारी संदिग्ध मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता। उसका टेस्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, सबसे पहले उसे इलाज उपलब्ध कराया जाएगा और फिर उसका टेस्ट कराया जाएगा। हमारा उद्देश्य लोगों की जिंदगी बचाना है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 8 जून से यूपी को अनलॉक करने की पूरी तैयारी। जानिए क्या है योगी सरकार का प्लान। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन अनलॉक 1 के मुताबिक 8 जून से मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट आदि कई चीजें खुलने जा रही है। यूपी की योगी सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। हर जगह के लिए अलग अलग गाइडलाइन तैयार की गई है। अधिकारियों का कहना है कि गाइडलाइन के हिसाब से चलने पर एक तो महामारी का संक्रमण नहीं फैलेगा और दूसरे हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे। यह जानकारी आज यहाँ मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने दी है। यूपी में सोमवार को धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि धर्मस्थल के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे। प्रत्येक धर्मस्थल पर सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होगी। धर्मस्थल में मूर्ति अथवा धार्मिक ग्रंथों को कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। आपको बता दें कि सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। किसी भी मॉल में भीड़ जमा ना हो। बाहरी परिसर जैसे पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का विधिवत पालन हो। जिनमें लक्षण नहीं है सिर्फ उन्हें ही प्रवेश की अनुमति होगी। होटल या रेस्टोरेंट में भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। बिल देने में कैशलेस ट्रांजैक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए। डिस्पोजेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य होगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी संकट का साया हज 2020 पर भी गहराया। इस साल भारत से लोगों के जाने की संभावना बहुत ही कम। ये दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण इस साल भारत से हज पर लोगों के जाने की संभावना बहुत कम है। हालांकि सऊदी अरब की ओर से आगे की स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद इस पर कोई अंतिम निर्णय होगा। उच्च सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उधर भारतीय हज कमेटी ने एक परिपत्र के माध्यम से हज 2020 पर जाने के लिए चयनित लोगों से कहा है कि हज पर नहीं जाने की इच्छा रखने वाले लोग अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि सऊदी अरब में महामारी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ से 2 लाख लोगों को जाना है। हमारी तैयारी थी लेकिन अब समय बहुत कम बचा है। हम सऊदी अरब की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आने का इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार भारत से हज पर लोगों के जाने की संभावना बहुत ही कम है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि खट्टर ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने और चीनी वस्तुओं का लालच त्यागने को कहा। ये दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महामारी संक्रमण के वैश्विक प्रसार के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों से भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करने और चीनी वस्तुओं का लालच त्यागने का शनिवार को अनुरोध किया। खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की अपील आयातित वस्तुओं पर देश की निर्भरता कम करने और भारत द्वारा
विश्व के लिए उत्पाद बनाने के लिए है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि खट्टर ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महामारी के बाद आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक वेबिनार में कहा कि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हमें एक अभियान चलाना होगा और इसके लिए हमें अपने समक्ष कई अहम पहलू रखने होंगे। उन्होंने लोगों से चीनी वस्तुओं का उपयोग बंद करने की अपील करते हुए कहा कि हमें चीनी वस्तुओं के बारे में किसी भी तरह से लालच को त्यागना होगा, क्योंकि इस पूर्वी एशियाई देश ने महामारी के बीच खुद को समूची दुनिया के खिलाफ कर दिया है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीनी सामान के बहिष्कार का ट्वीट करने पर अमूल का अकाउंट सस्पेंड, यूजर्स भड़के। ये दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच विवाद का असर अमूल के ट्विटर अकाउंट पर भी पड़ा है। ट्विटर ने चीन पर बने एक कार्टून को लेकर अमूल का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स अकाउंट सस्पेंड होने पर हंगामा कर रहे हैं, हालांकि बाद में ट्विटर अकाउंट चालू हो गया। ये दोस्तों, आपको बता दें कि अमूल सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से चीन के खिलाफ कॉमिक अंदाज में कार्टून कैंपेन चला रहा था। अमूल गर्ल के साथ एग्जिट द ड्रैगन का एक कार्टून बना, जिसमें अमूल गर्ल ड्रैगन को बाहर भगाती दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमूल चीनी सामान के बहिष्कार के लिए भी कैंपेन चला रहा है। कैंपेनिंग के चलते अमूल का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, हालांकि बाद में इस अकाउंट को खोल दिया गया। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली के अस्पतालों में हो सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज, कमेटी ने की है सिफारिश। ये दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर शनिवार को डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली के निवासियों के लिए इस्तेमाल हो। अगर बाहर वालों के लिए दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खोल दिया गया तो 3 दिन के अंदर सारे बेड भर जाएंगे। ये दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी के संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ने 5 डॉक्टर की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का गठन 3 जून को किया गया था। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर महेश वर्मा को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। कमेटी को निर्देश दिया गया था कि दिल्ली में अस्पतालों की समग्र तैयारी और क्या दिल्ली के अस्पताल दिल्ली के बाहर के मरीजों का भी इलाज कर पाएंगे, इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। दिल्ली में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी और क्या अन्य क्षेत्र जहां दिल्ली में महामारी के बेहतर प्रबंध के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है, जैसे सवालों के जवाब के लिए कमेटी का गठन किया गया। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पेट पालने की मजबूरी, बिहार आए प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं दूसरे राज्य। ये दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों का दोबारा से अन्य राज्यों में पलायन शुरू हो चुका है। 1 जून से पूरे देश में ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों से प्रवासी मजदूरों का देश के अन्य राज्यों में जाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को पूर्णिया से तकरीबन 1.5 दर्जन प्रवासी मजदूरों को हरियाणा के पानीपत ले जाने के लिए बकायदा उनके मालिक ने एक बस भेजकर उन्हें वापस बुला लिया है। हरियाणा नंबर की इस बस के ड्राइवर ने कहा कि उनके मालिक ने सरकार से अनुमति प्राप्त की है कि वह एक बस भेजकर बिहार से प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाना चाहता है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब राजनीति भी वर्चुअल होगी और चर्चा भी। ये दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से जब ये पूछा गया कि क्या आने वाले समय में बीजेपी वर्चुअल तरीके से चुनाव के लिए तैयार हो रही है, तो इसका जवाब देते हुए आईटी मंत्री बोले कि लॉकडाउन में रेल बंद थी, हवाई जहाज बंद थे, सड़क बंद थी, लेकिन मेरे सारे विभाग काम कर रहे थे। मेरा मोबाइल, कम्युनिकेशन, संचार विभाग काम कर रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी चल रही थी, फिर आईटी और फिर वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा था। हमारा पोस्टल विभाग भी काम कर रहा था, जिसके माध्यम से हमने गाँव-गाँव में पैसे पहुँचाया। ये दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि अब यह देश के लोकतंत्र में एक नई कहानी हो रही है। अगर आप वर्चुअल तरीके से बातचीत कर रहे हैं तो यह एक राजनीति भी वर्चुअल होगी, चर्चा भी वर्चुअल होगी। यह भी एक महामारी का अच्छा असर है जो देखने में आ रहा है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों व एमएसएमई को सीधी मदद से इनकार करना दूसरी नोटबंदी जैसा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को हुए भारी नुकसान को लेकर लगातार निशाना साध रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से गरीबों को नगद सहायता और एमएसएमई को प्रत्यक्ष मदद नहीं देने पर सरकार को घेरा है। उनके अनुसार सरकार का यह रुख दूसरी नोटबंदी सरीखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस और राहुल लॉकडाउन के पहले चरण से ही देश की 50% आबादी को हर महीने 7500 रुपए नकद 6 महीने तक देने की सरकार से मांग करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।